हेलो एवरीवन, हम अपनी सीरीज़ में चलते हुए अपनी वीडियोस में आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक जर्नी ऑफ नेशंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। तो इसी सीरीज़ में आज हम आपके पास एक और नेशन के बारे में डिस्कशन लेकर आए हैं जिसकी वर्ल्ड वॉर टू के बाद हम इकोनॉमिक जर्नी को इस वीडियो के थ्रू आपको बताना और समझाना चाहेंगे। और इससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। स्टार्ट करते हैं। आज हम नेशन की बात कर रहे हैं, वो नेशन का नाम है ताइवान, जिसकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है वर्ल्ड वॉर टू के बाद की। वर्ल्ड वॉर टू की बात करें कि जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई उसके बाद एक तरफ जहां नेशंस सारे ही तबाह थे, इकोनॉमी सभी की खत्म थी, वहीं अमेरिका सुपर पावर इमर्ज हो रहा था। सभी कंट्रीज को वॉर में यूज होने वाले हथियार बेचकर और गोल्ड इकट्ठा कर कर अमेरिका उस समय पर बहुत स्ट्रांग बनता जा रहा था। और इसी तरीके दूसरे नेशन स्ट्रगल कर रहे थे अपनी स्टेबिलिटी को लेकर, अपने नेशंस को लेकर, जहां पर बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर टू के बाद। आज जो कंट्री की हम बात कर रहे हैं वो बात करते हैं ताइवान कंट्री की। ताइवान एक ऐसी कंट्री है, बहुत ही छोटी कंट्री है, लीफ शेप में इस कंट्री की अगर आप देखेंगे बाउंड्रीज हैं डिफाइंड। ताइवान एक ऐसा नेशन था, बहुत छोटा था और इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं था क्योंकि बहुत से बाकी नेशंस ने आकर उस पर राज किया। बात करें पहले डच आए, उन्होंने ताइवान के थ्रू ट्रेड करना सही समझा, वहां से ट्रेड किया और साथ ही साथ इसके बाद चाइनीज और फिर जापानीज और ये सभी इन्वेडर्स थे या फिर जिन्होंने ताइवान पर राज किया। तो ताइवान एक अपने आप में नेशन जो था उस पे बहुत सारे और राज्यों ने आकर अपने अपने ट्रेड के रास्ते बनाए और ट्रेड करना शुरू किया। ताइवान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिलेक्ट करने के लिए या इसको आज इस वीडियो में स्टडी करने के लिए जो हमारा मोटिव है वो यही है कि एक छोटी सी कंट्री होने के बावजूद भी इस नेशन ने कैसे राइज किया और आज ये जो कंट्री है ये डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में इंक्लूडेड है। कैसे ताइवान इतना छोटा सा नेशन होने के बावजूद भी डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल है। ताइवान के बारे में हम शुरू करते हैं कि जब ताइवान यूएसए ने वर्ल्ड वॉर टू के बाद अपना एक बेस बनाना चाहा, क्योंकि सभी आसपास कम्युनिस्ट कंट्रीज थी जैसे कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, और यूएसए जैसे कि हमेशा से ही डेमोक्रेसी को सपोर्टिंग एक नेशन रहा है, तो उसने ताइवान की हेल्प की। वर्ल्ड वॉर टू के बाद अभी मैंने बताया सभी कंट्रीज डेविस्टेटेड थी। अमेरिका ने ताइवान की हेल्प करनी चाहिए और ताइवान को उस समय पर जरूरत के समय पर एड दी और साथ ही साथ उसने ताइवान को इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए सजेशंस भी दिए कि आप अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए और सेविंग्स की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए, और साथ ही साथ फाइनेंशियल एड तो यूएसए ने ताइवान को दी ही। ताइवान ने यूएसए के साथ अच्छे नेशंस बनाने के बाद जो फायदा हुआ वो था वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई। ऑब्वियसली यूएसए की हेल्प से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होने से ताइवान के छोटे छोटे बिजनेस ग्रुप्स जो थे, जापान और साउथ कोरिया में बहुत बड़े बिजनेसेस थे, उसके अलावा वैसे बिजनेस ग्रुप्स नहीं थे ताइवान में, छोटे बिजनेस ग्रुप्स थे। छोटे बिजनेस ग्रुप्स ने ही बढ़ना शुरू किया और छोटी इंडस्ट्रीज से उन्होंने फ्लरिश करना शुरू किया, और वो इंडस्ट्रीज थी जैसे कि टेक्सटाइल्स की और ये फुटवेयर्स की, ऐसी इंडस्ट्रीज ने वहां बढ़ना शुरू किया। और वहां के लोग इतना तो जानते थे कि अगर हम ट्रेड करना है, जैसे कि जो डच का एक्सपीरियंस रहा उनका या फिर जापानीज का एक्सपीरियंस रहा, कि अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें सामान एक्सपोर्ट करके ही ज्यादा बेनिफिट होगा। वही उन्हीं इंडस्ट्रीज, उन्हीं ग्राउंड्स पे, उन्हीं लाइंस पे वो लोग ने कोशिश की कि हम एक्सपोर्ट करें। लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए जब वो माल को बाकी कंट्रीज से इंपोर्ट करते थे तो उसके लिए उनको हेवी टैरिफ्स और टैक्सेस का सामना करना पड़ता था, जो उनकी अपने नेशन की पॉलिसी थी, ताइवान की पॉलिसी थी कि इंपोर्ट को कट किया जाए और सब कुछ इकोनॉमी में अपने आप अंदर ही इकोनॉमी में इंडिजिनसली प्रोड्यूस की जाए चीजें। तो ये सोचा कि अगर हम एक्सपोर्ट करें और इंपोर्ट करते समय हमें चीजें महंगी पड़े तो हमारे प्रोडक्ट्स ग्लोबली कंपिटिटिव नहीं रह जाते। कंपिटिटिव नहीं रह जाते इसका
मतलब कि हमारे प्रोडक्ट्स को जब भी हम मार्केट में लेकर जाएंगे तो बाकी कंट्रीज की अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कह लीजिए ज्यादा पड़ेगी। इसीलिए ताइवान ने एक न्यू पॉलिसी लेकर आई, जिसे आज हम बड़े ही रोज पढ़ते हैं और जानते हैं उस पॉलिसी को, कि जो लोग एक्सपोर्ट करेंगे अपना सामान प्रोड्यूस करके, मैन्युफैक्चर करके, उन लोगों को हम इंपोर्ट करने पे सामान रिबेट्स देंगे। जी हाँ, जिसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के नाम से जानते हैं और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के नाम से जानते हैं। ये प्रोसेसिंग जोन सबसे पहले ताइवान में स्टार्ट हुए थे। ताइवान ने इन जोन्स को इसीलिए स्टार्ट किया, सबसे बढ़िया जो उसके पास फैसिलिटी थी वो थी इसके पास इसका पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज थी, और जो इसके पास समुद्र के थ्रू जो अपने माल को इधर से उधर ये पहुंचा सकता था, वो इसके पास एडवांटेज था। तो ताइवान ने इसका बहुत फायदा उठाया। ताइवान ने बहुत से ऐसे नेशंस पकड़ लिए डेवलप्ड, जहां ये यूएसए के साथ और नेशंस में भी ताइवान ने अपने सामान को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और ताइवान में इंडस्ट्री लगाने का भी एक और मेजर पॉइंट था, वो ये था कि ताइवान में लेबर बहुत सस्ती थी। वहां लेबर सस्ती होने के कारण वहां पर यूएसए ने इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करने की कोशिश की। थोड़ा थोड़ा काम वहां लोगों ने करना शुरू किया, क्योंकि लेबर का जो कंपैरेटिव एडवांटेज उनके पास था बाकी नेशंस के कंपैरिजन में, वो ताइवान के पास बहुत बढ़िया था। समय अकॉर्डिंग टू टाइम, समय जैसे ही चेंज होता है, ताइवान को लगा कि शायद वो वर्ल्ड लीडर है, सबसे ज्यादा लेबर उसी के पास सस्ती है, सबसे ज्यादा बेनिफिट ताइवान इस चीज का उठा सकता है। लेकिन ताइवान के इकोनॉमिक मॉडल को देखते हुए बहुत से ऐसे नेशंस थे जिन्होंने ताइवान के मॉडल को फॉलो कर लिया, और उनके वहां नेशन में ताइवान से भी ज्यादा सस्ती लेबर थी, जैसे कि चाइना के पास ताइवान से भी ज्यादा सस्ती लेबर थी। और चाइना ने सेम किया, पॉपुलेशन चाइना की बहुत ज्यादा थी। चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा बेटर हो सकी ताइवान के कंपैरिजन में, और लेबर तो सस्ती थी ही। टाइमली इस चीज को ताइवान ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। ताइवान को इस वजह से लॉसेस होने लगे, ग्लोबल कंपटीशन का सामना करना पड़ा, और ऐसे प्रोडक्ट्स का सामना करना पड़ा जो ताइवान से भी सस्ते में बनाए जा रहे थे। ताइवान को इसी वजह से बहुत सी इकोनॉमिकल सेटबैक्स को देखना पड़ा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द थिंकिंग्स और इनोवेशंस करते और समझते हुए ये समझा गया कि अगर हम नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी का टाइम है और टेक्नोलॉजी से ही हम कुछ सीखें और कुछ बनाएं, तो उसके चलते ताइवान ने भी अपने आप को चेंज किया। यानी कि ताइवान ने भी टेक्नोलॉजी में इंट्रोडक्शन की, एजुकेशन की तरफ, हेल्थ केयर सेक्टर की तरफ अपने आप को बेटर किया। पहले ही ताइवान बहुत बेटर था, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए ताइवान ने अपनी इकोनॉमी में चेंजेस किए। और वो चेंजेस क्या थे? ताइवान ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चलते प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, और उसका रिजल्ट ये है कि भले ताइवान छोटा सा नेशन है, आज डेवलप्ड कंट्री है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम रेट्स पर है वहां पर, और बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। ताइवान ने इकोनॉमी को बढ़िया करने के लिए आज ताइवान जो कंप्यूटर के जो माइक्रोचिप्स होते हैं वो बनाता है, और साथ ही साथ कंप्यूटर से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्शंस ताइवान में होती है। ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन का नाम सुना ही होगा। फॉक्सकॉन ऐसी कंपनी है जो कि इंडिया में भी अपना मैन्युफैक्चरिंग हब लगा रही है। ये एप्पल के लिए, सैमसंग के लिए, प्ले स्टेशन जो सुनते हैं आप, ये सभी चीजें ये ताइवान की ये कंपनी बनाती है, और पूरे वर्ल्ड में वो चीजें एक्सपोर्ट होती हैं और असेंबली करती है मशीन्स की, इन प्रोडक्ट्स की, इन मोबाइल फोन्स की। और रेवेन्यू की अगर हम तरफ से देखें तो ताइवान की ये कंपनी सैमसंग और एप्पल के बाद तीसरे नंबर पे आती है रेवेन्यू की टर्म्स में। और जीडीपी के बारे में तो हमने आपको बताया ही कि ताइवान की जो जीडीपी है ये टॉप नेशंस की जीडीपी में शामिल है, और ये कंट्री अपने आप में एक लिव इन एग्जाम्पल है बाकी कंट्रीज के लिए जो कि डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ चलना चाहती हैं। लेकिन आजकल अगर हम न्यूज में देखें या बाकी मीडिया में सुने तो ताइवान को लेकर बहुत सी कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं, और उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जब चाइना के सिविल वॉर का समय था, सिविल वॉर में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, कुछ आइडियोलॉजीज की थी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और कुछ थी डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज की। तो सिविल वॉर के एंड में जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की पार्टी थी उन्होंने चाइना को संभाला, और जो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज की पार्टीज थी, क्योंकि ताइवान के लोग हमेशा डेमोक्रेसी चाहते थे, तो वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी ने उसको संभाला। ताइवान और चाइना अलग नेशंस हैं, लेकिन चाइना
अभी भी अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग और जो उस समय पर रूल्स थे, वन चाइना पॉलिसी को आगे लेकर आता है और अभी भी ये बोलता है कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना स्टिल। बट उस समय पर ये डिसीजन हो चुका था सिविल वॉर के समय कि चाइना और ताइवान दोनों ही अलग अलग कंट्रीज हैं और दोनों की ही जो पॉलिसीज हैं, वो कम्युनिस्ट कंट्री है चाइना और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है ताइवान। और यूएसए की तरफ से भी मैंने आपको समझाया, इसीलिए ताइवान को सपोर्ट मिलता है क्योंकि यूएसए डेमोक्रेसीज को सपोर्ट करता है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज को सपोर्ट करता है। और ताइवान बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट हब है, एक्सपोर्ट यहां से अच्छा होता है सामान, और बाकी कंट्रीज को भी सामान ताइवान का पहुंचता है। और अगर हम टूरिज्म के तरीके से ताइवान को समझे तो ताइवान बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है घूमने के लिए और अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। और अगर वहां की आप पीआर की बात करें तो उसके लिए प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज होती हैं, लेकिन विजिटिंग वीजा ताइवान का इजीली आपको अवेलेबल हो सकता है ड्यूरिंग अ सेफेस्ट टाइम, या कह लीजिए आजकल तो इट्स नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग दी कोविड टाइम। सो ताइवान के बारे में आज हमने स्टडी की इस वीडियो में कि ताइवान ने कैसे फ्लरिश किया। आज डेवलप्ड इकोनॉमी ताइवान वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जहां बहुत सी इकोनॉमीज को स्ट्रगल देखनी पड़ी, वहां यूएसए की हेल्प से ताइवान ने रीगेन की अपनी स्ट्रेंथ और ताइवान ने कैसे अपने आप को इंप्रूव किया, टाइमली अपने आप को चेंज किया, और आज ताइवान लीडिंग नेशंस में से है और इसको हर कंट्री जानती है एग्जाम्पल के तौर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।